Good day, everyone. This is Junaid Khan. I am a regulated Canadian immigration consultant and also representing clients to Immigration Refugee Board of Canada. जून 17, 2025 को IRCC की वेबसाइट पे नोटिसेस वाले सेक्शन में एक नोटिस अपलोड होता है saying additional information about strong border act few days ago and इसके बाद से बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे क्लाइंट्स और बहुत सारे ऐसे लोग जो टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स हैं इवन जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं और ऐसे लोग जो कि अब वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बहुत सारी वीडियोस लोग बना रहे हैं, अच्छी वीडियोस हैं, गुड इन्फॉर्मेशन, बट आई फील लाइक कि सबसे ऑथेंटिक चीज़ के लिए यू आल्सो हैव टू रेफर द IRCC वेबसाइट। IRCC वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं नोटिस सेक्शन में ये अपलोडेड है। जून 17 को IRCC ने अपनी वेबसाइट पे इसको ऐड किया है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि इसमें 4 फैक्टर्स अप्रॉक्सीमेटली 5 फैक्टर्स इस तरह के मेंशन किए गए हैं जो कि इंफॉर्मेशन होना अब उन लोगों के लिए जो कनाडा आने के लिए ख्वाहिशमंद हैं या फिर एप्लीकेशंस इन प्रोसेस हैं या फिर ऑलरेडी कनाडा में हैं और दे आर प्लानिंग टू स्विच their visa categories or they are in a temporary nature categories visa in Canada and they're planning to apply for a permanent residency। अच्छा, अब पहली चीज़ जो पॉइंट इसमें मेंशन किया गया, पहले मैं आपको सारे पॉइंट्स इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोर पॉइंट्स इसमें एक्सक्लूसिवली मेंशन किए गए हैं एंड देन उन पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन भी है। आई विल रीड दोज पॉइंट्स एग्जैक्टली एज मेंशन्ड ओवर हियर। पहला पॉइंट मेंशन किया गया, strengthen control over immigration documents for the public interest. This is very exciting and this is very interesting as well. I will explain this particular topic in this video. Second जो point mention किया गया, that is improve domestic immigration information sharing. That means वो लोग जो कि ऑलरेडी कनाडा में मौजूद हैं और इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद यूएस की बात भी की जा रही है कि इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट जो मेंशन किया गया जिसपे बहुत ज़्यादा पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट इज इम्प्रूव हाउ असाइलम क्लेम्स आर रिसीव्ड, प्रोसेस्ड एंड डिसाइडेड। मतलब जो एप्लीकेशन इनिशियल एप्लीकेशन जो आएंगी उनको किस तरह से देखा जाएगा, जो रिसीव हो चुकी हैं उनको प्रोसेस किस तरह से किया जाएगा, प्लस उनकी जो डिसीजंस हैं जो IRB इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड ने लेने हैं उनको किस तरह से प्रोसेस किया जा सकेगा गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर दिस। And the fourth the point is protect the integrity of asylum system by introducing new ineligibilities। कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन पे लोग इनएलिजिबल हो जाएंगे असylum क्लेम करने के लिए, and this is going to be a very hot topic and it is actually right now is a very hot topic because before पहले इससे पहले इस पब्लिक पॉलिसी से पहले और इस एक्ट से पहले इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं थी और कुछ इस हवाले से रिलैक्सेशन थी कि कौन लोग असाइलम क्लेम कर सकते हैं। एक्चुअली whoever a person जो भी कनाडा एंटर हुआ है या वो पोर्ट ऑफ एंट्री पे है, बाय रोड एंटर हुआ है, किसी भी कंट्री से एंटर हुआ है, वो क्लेम कर सकते थे। लेकिन अब उस हवाले से भी इन एलिजिबिलिटीज़ आर इन एक्ट और उन पे काम किया जा रहा है कि कौन लोग अब नहीं कर सकेंगे, किन लोगों को एक्सक्लूड किया जा सकता है असाइलम क्लेम करने के लिए। Today's video is only going to be about the first topic because I feel like कि अगर मैं इन सारे टॉपिक्स को एक वीडियो में समअप करने की कोशिश करूँगा तो इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी और शायद मैं उस तरह से एक्सप्लेन ना कर सकूँ, शायद वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाए और इट्स नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर एवरीबडी जो लोग देख रहे हैं। सो पहले पॉइंट की अगर बात की जाए इटसेल्फ इसके अंदर मजीद पॉइंट्स हैं तो इस वजह से लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन विच इज़ स्ट्रेंथन कंट्रोल ओवर इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट की बेस पे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को ये एक्ट अथॉरिटी देता है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा किसी भी इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट को कैंसिल कर सकती है, सीज कर सकती है, चेंज कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है और किसी भी स्टेटस को चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। अब इस चीज़ की ज़रूरत कहाँ पे आती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स IRCC को प्रोवाइड किए जाते हैं, IRCC उन डॉक्यूमेंट्स पे अपना डिसीजन लेती है, वीज़ा अप्रूव करती है या रिफ्यूज़ करती है।
अब जब वीज़ा अप्रूव होता है, लेट्स सपोज अगर हम टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा की बात करें या विजिट वीज़ा की इन अदर वर्ड्स बात करें, तो एक दफ़ा जब वीज़ा अप्रूव होता है तो अनलाइक अदर कंट्रीज कनाडा प्रोवाइड 5 years ऑफ मल्टीपल वीज़ा, या अगर किसी क्लाइंट के या किसी एप्लीकेंट का जो पासपोर्ट है इज़ वैलिड फॉर 10 years, सो आई हैव सीन मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग माय कंसल्टेंसी एज वेल कि मेरे क्लाइंट्स को 8 years 9 years का वीज़ा उनके पासपोर्ट एक्सपायरी तक के टाइम का मिल जाता है। अब जब वो वीज़ा मिल गया तो दे कैन कम एनी टाइम, वो उसी टाइम आ जाएं, लेटर ऑन आ जाएं और मल्टीपल ट्रिप्स करें, साल में मल्टीपल ट्रिप्स करें और उनका वो वीज़ा वैलिड रहता है। लेकिन जो एक परसेप्शन है वो ये है कि ये जो वीज़ा उनको 5 years का, 8 years का, 7 years का मिल गया है, इसमें अब कोई चेंजिंग नहीं की जा सकती, दैट इट इज़ ऑलरेडी स्टैम्प्ड ऑन द पासपोर्ट और अब उसकी वैलिडिटी उतनी ही है जितनी आपके पासपोर्ट पे लिखी जा चुकी है। इस चीज़ को चेंज किया जा रहा है इस एक्ट में, और उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को ये पावर दी जा रही है कि दे कैन एक्चुअली अमेंड दीज इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स। और अगर मैं वर्ड टू वर्ड एक लाइन इसमें एक्सप्लेन करूँ, दैट इज दैट द बॉर्डर एक्ट वुड अलाउ द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा टू कैंसल, सस्पेंड और चेंज इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स and to suspend, cancel or stop receiving new applications as well. न्यू एप्लीकेशंस के हवाले से पहले कोई इस तरह की पब्लिक पॉलिसी नहीं थी या कोई एक्ट नहीं था कि जो न्यू एप्लीकेशंस को completely stop कर सके because of the public interest. Public interest is an important word here. Public interest में क्या चीज़ें शामिल हैं उस पर भी बात की जाएगी, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट की बेस पे इमिग्रेशन ऑफ कनाडा ये भी कर सकती है, IRCC भी ये कर सकती है कि अगर उनको किसी प्लेटफॉर्म को स्टॉप करना है या इमिग्रेंट्स को या इमिग्रेशन एप्लीकेशंस को किसी भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे, वो विजिट वीज़ा एप्लीकेशन हो सकती हैं, स्टडी परमिट्स हो सकते हैं, एक्सप्रेस एंट्री के कुछ डिफरेंट क्राइटेरियाज हो सकते हैं, उनको वो स्टॉप भी किया जा सकता है अगर पब्लिक इंटरेस्ट में होगी वो बात उसको स्टॉप करने की। तो अब अगर हम बात करें पब्लिक इंटरेस्ट की, तो पब्लिक इंटरेस्ट में क्या चीज़ें आती हैं जिसकी बेस पे ये डिसीजन लिया जा सकता है। नंबर 1, रिस्क टू इमिग्रेशन और प्रोग्राम फेयरनेस। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर कि प्रोग्राम फेयरनेस की बेस पे उसको स्टॉप किया जा सकता है। दैट मीन्स कि अगर कोई ऐसा प्रोग्राम किसी प्रोविंस ने या फिर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इमिग्रेशन का प्रोग्राम है जिस पे IRCC को ये लगता है कि पीपल आर टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ अ लूप होल इन द प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को स्टॉप किया जा सकता है फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। IRCC has been very strict from last couple of months, or I would say for the full year of 2024 and 2025 as well. अभी तक भी बहुत सारी माइनर चीज़ों पे स्ट्रिक्टनेस की जा रही है और बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनको हमेशा से निगलेक्ट किया गया, या आप लूप होल कह लें जिसको हमेशा से निगलेक्ट किया गया, लेकिन आजकल उन लिटिल लूप होल्स पे भी इंतहा की स्ट्रिक्टनेस है। बिकॉज आई सी एप्लीकेशंस एवरी डे, और आई हैव अ ग्रुप ऑफ कंसल्टेंट्स, my fellow colleagues, you know, we always talk on phone and some meetings as well, कि किस तरह से हर एप्लीकेशन को प्रॉपरली स्क्रूटनाइज किया जा रहा है डॉक्यूमेंट्स की बेस पे, जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी बेस पे, और उसको किस तरह से सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है, सो दैट वी कैन सी। तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसको यूज़ करते हुए IRCC को ऐसा लगता है कि ये प्रोसीजरल फेयरनेस या उस प्रोग्राम फेयरनेस पे इम्पैक्ट हो रहा है, ये स्पेसिफिक प्रोग्राम उसको बंद किया जा सकता है। नंबर 2, safety, security and health risk to Canada or Canadians. This is very straightforward कि in other words, जितने भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपका स्टे मोर देन 6 months का होता है कनाडा में, Canada always asks the applicant to do the medical examination. Medical examination में they do the TB test and multiple other tests, जिसकी वजह से इस चीज़ को confirm किया जाता है कि the person who's entering Canada and staying more than 6 months in Canada doesn't come with a certain sort of disease जिससे Canadians को या overall Canada में कोई health का जो है वो फैक्टर इन्वॉल्व हो या हेल्थ रिस्क इन्वॉल्व हो। डेफिनेटली बिकॉज ये पॉइंट यहाँ पे इस तरह मेंशन है स्पेसिफिकली, तो डेफिनेटली देयर विल बी मोर स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी ऑन दिस पॉइंट एज वेल। थर्ड,
which is very important and I feel like कि ये point mostly उन लोगों के लिए mention किया गया जो कि already Canada में हैं, चाहे वो PR हैं, चाहे वो work permit पे हैं या study permit पे हैं. The point is misuse of government funded programs. There are many programs गवर्नमेंट जहाँ पे फंड करती है, आप कह लें कि बर्सरीज प्रोवाइड की जाती हैं उन लोगों के लिए, या तो लो इनकम पीपल के हवाले से बात की जा सकती है, या फिर देयर आर मेनी अदर प्रोग्राम्स जिसमें गवर्नमेंट ऑफ कनाडा प्रोवाइड द फ्री एजुकेशन और प्रोवाइड लोन फॉर द फर्दर एजुकेशन इन कनाडा, एंड देयर आर मल्टीपल अदर प्रोग्राम्स जो कि प्रोविंशियल वाइज भी हैं. सो इफ anyone found misusing those programs, और अगर उन programs में loop holes हैं और उनको misuse किया जा रहा है तो उन programs को भी stop किया जा सकता है. End of the day अगर देखा जाए तो whoever is involved in this whole scenario misusing the government system or IRCC system or the funded program system, end of the day this is going, if any of these program, अगर कोई भी इनमें से program stop हो जाता है तो end of the day we are basically losing that opportunity for other people and for ourselves as well in the later times. Last जो पॉइंट मेंशन किया गया, आपकी स्क्रीन पे भी ये सारी चीज़ें शो हो रही होंगी. लास्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, लार्ज स्केल इमरजेंसीज एंड अदर अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियोज. Emergencies and unpredictable scenarios, if I can understand it better, तो ये जो पिन पॉइंट किया गया उन चीज़ों पे वो ये है कि Canada has been accepting the humongous amount of refugees from around the globe. अगर देखा जाए, if we talk about Afghanistan, if we talk about when things happen in Syria, now in Gaza, Sudan, इन जितनी भी कंट्रीज़ का नाम लिया, और कंट्रीज़ भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन कनाडा ने जितने नंबर ऑफ रेफ्यूजी क्लेमेंट्स एंटर किए हैं कनाडा में, किसी भी कंट्री से अगर कंपेयर किया जाए तो उसकी रेशो बहुत ज़्यादा है. इस हवाले से लार्ज स्केल इमरजेंसीज प्लस द अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियोज, अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो बेसिकली कनाडा कैन चेंज देयर पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू दैट. एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसी के सेकंड लास्ट पैराग्राफ में जो मैं आप पढ़ रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी होगा, स्पेसिफिकली इस चीज़ को मेंशन किया गया. अभी तक जितनी भी बात मैंने की है, ठीक है, उसमें स्पेसिफिक अगर हम लास्ट पैराग्राफ पे फोकस करें तो स्पेसिफिकली ये चीज़ मेंशन की गई है कि ऑल ऑफ दीज चेंजिंग्स can only apply to the IRCC cases. IRCC cases का मतलब ये है कि towards the immigration cases, not towards the asylum seekers. If I read the line exact from the article, it says the new legislation does not grant the government of Canada the authority to cancel asylum claims. So government of Canada को under this act ये अथॉरिटी नहीं होगी कि वो असाइलम क्लेम्स को कैंसिल कर सकें. बहुत सारी न्यूज़, मैंने बहुत सारी वीडियोस खुद देखी हैं पर्सनली, असाइलम सिस्टम बंद हो गया कनाडा में, आप असाइलम नहीं ले सकते. आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर जेन्युइनली have a fear of life in their home countries and they wanted to seek asylum in Canada. You know, there are many videos I have seen जिसमें इस बात को पिन पॉइंट किया गया कि बंद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया. It doesn't like that. So you can read this कि अभी तक जो मैंने जितनी भी चेंजिंग्स की बात की फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, वो उनमें से कोई भी असाइलम सीकर्स पे इम्प्लीमेंट नहीं होती. IRCC के एप्लीकेशन में, चाहे वो विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन हो, स्टडी परमिट की एप्लीकेशन हो, इमिग्रेशन एक्सप्रेस एंट्री और PNP की एप्लीकेशन हो, उन सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट डेफिनेटली होती है, सच एज स्टडी परमिट एंड द इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन एज वेल. The news is big itself, ठीक है. Initially there was no such thing. I have seen people, if I talk about 3-4 years ago, 5 साल का वीज़ास, 10 साल के वीज़ास जब भी मिलते रहे हैं, पीपल इन्जॉय करते हैं, लोग इन्जॉय करते रहे उन वीज़ास को, और कभी भी उनको कैंसिल करने की बात नहीं की गई. कभी भी ये अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को नहीं दी गई थी उससे पहले कि दे कैन चेंज, पॉज, कैंसिल द इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट. बट अब ये अथॉरिटी है, और अगर ये अथॉरिटी दी गई है तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि देयर मस्ट बी अ रीज़न कि वी कम टू दिस पॉइंट कि कनाडा, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को ये अथॉरिटी दी जाए कि उन सारी चीज़ों पे
अबूर रखें कि वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं और पॉज कर सकते हैं। अगर बात की जाए वाई इज़ इट हैपनिंग, इट्स वेरी प्रिडिक्टेबल। जिस तरह की एप्लीकेशंस आईआरसीसी को प्रोवाइड की जाती हैं, जिस तरह के ब्लंडर्स आईआरसीसी को प्रोवाइड किए जाते हैं, जिस तरह एक इनविटेशन लेटर पचासों एप्लीकेशन में लगा होता है, जिस तरह से इमिग्रेशन सिस्टम को फ्रॉडलेंट किया जाता है, या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनका एक्चुअल एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं होता, देन वी कम टू द कंक्लूजन कि नाउ द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी कि वो किसी भी टाइम किसी भी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, वीज़ास को कैंसिल कर सकता है। मैंने खुद देखा है इन 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 वेरी recent days I have seen people कि जिनके जो वीज़ास थे, विजिट वीज़ा स्पेशली अप्रूव हुए, पासपोर्ट पे स्टिकर्स भी उनके लग चुके थे, दे हैव द पासपोर्ट इन देयर हैंड, लेकिन कनाडा ने बैकएंड से उन काउंटरफॉइल्स को, उन स्टिकर्स को कैंसिल किया एंड द पीपल आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल टू कनाडा। और लोगों को ये उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम उस टाइम पे आइडिया हुआ जब वो टिकट्स लेके कनाडा ट्रैवल करने के लिए रेडी थे, एयरपोर्ट पे थे, बट अथॉरिटीज़ ने उनको फ्लाई करने से मना कर दिया बिकॉज देयर वीज़ास वाज कैंसल्ड फ्रॉम द सिस्टम बिहाइंड इन कनाडा। इस तरह की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं और पहली चीज़ तो ये है, इस टाइम पे स्ट्रिक्टनेस के हालात हैं कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ बैन फ्रॉम कनाडा ऑन मिसरिप्रेजेंटेशन। और अगर मैं बात करूं आज से कुछ साल पहले की 2-3 years ago और 5 years ago मे बी, आई हैव नॉट सीन अ सिंगल पर्सन जिसको आईआरसीसी ने बैन किया हो, बिकॉज उस टाइम पे भी ये सब कुछ होता था। उस टाइम पे भी डॉक्यूमेंट टेम्पर होते थे और फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट मिसरिप्रेजेंटेशन होती थी एप्लीकेशन में, लेकिन शायद उनकी तादाद कम थी जो कि इमिग्रेशन को उसकी इसका आइडिया नहीं था। लेकिन राइट नाउ दे हैव अ रेड अलर्ट। I'm telling you guys right now, they have a red alert. You know, be very careful filling up your applications. स्पेशली जब आप फॉर्म्स फिल करें, कोशिश करें आप खुद फिल करें। अगर आपके पास कोई कंसल्टेंट है वो काम करें उन पर, एटलीस्ट गो थ्रू करें, बिकॉज दिस इज़ योर इन्फॉर्मेशन। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को सारे फॉर्म्स चेक करवाता हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं जितना मर्जी एफिशिएंट हूँ या फिर मेरी टीम बहुत एफिशिएंट हो, बट देयर ऑलवेज रूम ऑफ एरर, स्पेशली इन दैट कि जो इन्फॉर्मेशन मैं फॉर्म्स में फिल कर रहा हूँ वो मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन है। एंड यू नो द बेस्ट अबाउट योर इन्फॉर्मेशन। शायद यू नो मेरे देखने से वो गलतियाँ उसमें नज़र ना आए, लेकिन बिकॉज आपकी इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको मज़ीद बेहतर तरीके से चेक कर सकते होंगे। देयर आर अनदर 4 फैक्टर्स जो कि मैंने मेंशन किए अबाउट द इम्प्रूव डोमेस्टिक इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। मैंने मेंशन किया अबाउट द असाइलम क्लेम को किस तरह से चेंज किया जा रहा है, उसकी एप्लीकेशंस को, प्रोसीड और डिसीजंस को, प्लस द इंटीग्रिटी ऑफ असाइलम सिस्टम इंक्लूडिंग न्यू इनएलिजिबिलिटीज। I will be making videos over the next few points as well. जो भी मैंने पॉइंट्स अभी मेंशन किए हैं, I feel like कि जो फर्स्ट पॉइंट था that itself have so much weightage on it कि I feel like कि I'll just talk about that part. मैं सिर्फ उसी एक पार्ट की बात करूँ ताकि कोशिश कर सकूँ कि you will understand the point and you will understand कि ऐसा क्यों हो रहा है और इन चीज़ों को if you are interested और अगर you are thinking about putting an application for any of the cases, be very careful. I don't want you guys to fall in this situation जहाँ पे you know when immigration Canada has authority to do that, government of Canada has authority to do that, so you just be careful with your applications ताकि आपको इन सारी चीज़ों को फेस ना करना पड़े। Thank you very much and I hope you guys understand what I'm trying to describe. Thank you.